ये हमारी हिंदी व्याकरण लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है और इस भाग में आज हम हिंदी की विभिन्न उपभाषाएं, बोलियां व उनके क्षेत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी कितनी उपभाषाओं में विभाजित है, हिंदी किन किन बोलियों में बोली जाती है और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हम आज करते हैं। 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के मुताबिक 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने लायक बात क्या है, भारतीय भाषा के आंकड़ों के मुताबिक। भारतीय भाषा के आंकड़ों का अर्थ क्या है कि भारत में कितने लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। तो भैया भारत की जो ओवरऑल जनसंख्या है उस जनसंख्या का 43.63% लोग जो हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। जबकि 2001 में या 2001 की जनगणना के जो आंकड़े थे उसमें 41.03% लोगों की मातृभाषा हिंदी थी। यानी कि 2000 अब तो और बढ़ गया होगा क्योंकि इस बार जनगणना तो हुई नहीं है। ठीक है, ये तो अपन आंकड़ा पढ़ रहे हैं 2001 से 2011 के बीच का। ठीक है, तो 2001 में 41.03% लोगों की मातृभाषा हिंदी थी। इस तरह अगर हम कंपैरिजन करें 2001 से 2011 के बीच में, तो देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 2.5% से ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है बेटा भारत में वो है बंगाली भाषा। दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा बरकरार है। वहीं तेलुगु को पीछे छोड़कर मराठी तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। भारत में हिंदी भाषा 9 राज्य हैं तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहां पर मूल रूप से चलती है कौन सी भाषा बेटा, हिंदी भाषा। तो आपको याद रखना है हिंदी भाषी 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बेटा, दिल्ली है, जहां पर हिंदी जो है सबसे ज्यादा बोली जा रही है। यह राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो हिंदी भाषी राज्यों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, जबकि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है बेटा, 22 भाषाएं हैं। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। ठीक है, तो भारत में जितने भी राजनीतिक कार्य होते हैं वो उसमें हिंदी का प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी भारत की राजभाषा भी है। ठीक है, तो आंकड़ों में क्या क्या पढ़ा अपन ने इस स्लाइड में कि 2011 में हिंदी को मातृभाषा के रूप में दर्जा देने वाले लोगों की संख्या पूरी भारत की जनसंख्या का कितना है बेटा, 43.63% है, जो कि 2001 से जब हम तुलना करें तो 2001 में 41.03% था। अर्थात 2011 से 2001 से 2011 में जब हम तुलना करेंगे तो ये 2.5% बढ़ गया है। दूसरे नंबर पर बोली जाती है बांग्ला और तीसरे नंबर पर बोली जा रही है मराठी। और हिंदी में या हिंदी भाषी 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, अब हिंदी की कौन कौन सी बेटा उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं कि ये बोली होती क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम बोली के लिए। तो बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। कोई भी ऐसा इलाका है, छोटा सा क्षेत्र है जहां पर एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसका यूज होता है, उसे कहते हैं हम बोली। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं और इसे सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब बोली वो भाषा है जिसमें साहित्य की रचना या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है। साथ ही साथ बेटा इसमें सरकारी कामकाज भी नहीं होते हैं। सरकारी कामकाज के लिए एक मानक भाषा का जो है प्रयोग होता है। खड़ी बोली अब सीमित दायरे में नहीं बोली जाती। ठीक है, अब यह जन सामान्य की भाषा बन गई है और इसमें साहित्यिक रचनाएं भी हो रही हैं।
हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है। ठीक है, मतलब जो आम जनता यूज कर रही है उसे ही नाम दे दिया गया है बेटा क्या, खड़ी बोली। सरकारी कामकाज में खड़ी बोली का उपयोग हो रहा है, मतलब हम जो हिंदी का स्टैंडर्ड रूप यूज करते हैं बेटा वो है कौन सा, खड़ी बोली का। ठीक है, तो बोली क्या होती है बेटा, बोली किसी भी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसे कहा जाता है बेटा क्या, बोली। अब हम बात करते हैं बेटा ये उपभाषा या विभाषा क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम उपभाषा या विभाषा के लिए। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रिजभाषा हो गई, अवधी हो गई, मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई आदि। ठीक है, तो जब बोली का जो कहना चाहिए कि ज्योग्राफिकल एरिया है वो बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, ठीक है, तो वही बोली कन्वर्ट हो जाती है बेटा किसमें, उपभाषा में। मतलब वही चीज कहलाने लगती है, सीमित दायरे में कहला रही थी बोली और बड़े क्षेत्र में कहलाने लगी उपभाषा या विभाषा। ठीक है, तो ये जो ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये सब चीजें क्या हो गई बेटा, ये तमाम सारी चीजें हो गई क्या, उपभाषा या विभाषा। ठीक है, अब इसी से उत्पन्न होती है बेटा क्या, भाषा। ठीक है, तो साहित्यकार जब किसी उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। जब किसी बोली में साहित्य लिखा गया और साहित्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, प्रचलित हो गया और बहुत सारे लोगों ने उन शब्दावलियों को एक्सेप्ट कर लिया, तब वही उपभाषा का क्षेत्र और दायरा बहुत बढ़ जाता है, असीमित हो जाता है, तो वही उपभाषा या विभाषा कन्वर्ट होकर बेटा बन जाती है क्या, भाषा। ठीक है, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं, मतलब एक कोई भी भाषा है वो बहुत सारी उपभाषाओं में विभाजित है, तो एक उपभाषा के अंतर्गत बहुत सारी, एक भाषा के अंतर्गत बहुत सारी उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ठीक है, तो बड़ा क्षेत्र क्या हो गया बेटा, भाषा, भाषा के अंतर्गत बहुत सारी होती हैं उपभाषाएं और एक उपभाषा के अंतर्गत बेटा बहुत सारी होती हैं क्या, बोलियां। सर्वप्रथम एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनके द्वारा संपादित ग्रंथ भारतीय भाषा सर्वेक्षण में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनकी व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसको समझना बेटा, एक अंग्रेज अधिकारी थे, कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने हिंदी को भाषा माना सबसे पहले और हिंदी भाषा को बहुत सारी उपभाषाओं में विभाजित किया। ठीक है, उसके विषय में अपन देखते हैं। हिंदी क्षेत्र के समस्त 17 बोलियां और 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकृत करने वाला व्यक्ति बेटा कौन है, तो ये है बेटा कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन बेटा वो पहले अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों में विभाजित किया था। कितने में, 5 उपभाषाओं में और 17 बोलियों में विभाजित किया था। आइए बेटा अपन देखते हैं कि ये 5 उपभाषाएं और ये 17 बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली उपभाषा बेटा, हिंदी की जो सबसे पहली उपभाषा है वो है कौन सी बेटा, राजस्थानी हिंदी। पहली उपभाषा हिंदी की कौन सी है बेटा, राजस्थानी हिंदी है। अब ये राजस्थानी हिंदी, अब जैसे अपन ने पढ़ा था भाषा विभाजित है उपभाषा में और उपभाषा विभाजित है बोलियों में, तो हिंदी की पहली उपभाषा कौन सी है बेटा, राजस्थानी हिंदी। अब ये राजस्थानी हिंदी बेटा कितनी बोलियों में विभाजित है, तो बेटा इसकी जो सबसे पहली बोली है वो है मेवाती बोली, जो कि उत्तरी राजस्थान वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी है बेटा, मेवाती बोली। कहां बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान वाले क्षेत्र में ये बहुत ही प्रचलित है।
दूसरी है मालवी बोली, ये दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्र की भाषा है। कौन सी बेटा? मालवी बोली। तीसरी है मारवाड़ी, ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। ठीक है। और चौथी है जयपुरी, जयपुरी को ही कहा जाता है बेटा क्या? ढूंढानी। ठीक है। और ये पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। और इन सारी भाषाओं का बेटा जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? राजस्थान। तो सबसे पहले हिंदी की पहली उपभाषा कौन सी हुई? राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी बेटा कहां कहां बोली जाती है? तो देखो, उत्तरी राजस्थान में ये मेवाती के रूप में बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में मालवीय के रूप में। टोन बेटा सबकी अलग अलग हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में मारवाड़ी है और पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में जयपुरी या ढूंढानी है। फिर हिंदी की बेटा दूसरी जो उपभाषा है वो कहलाती है कौन सी? पश्चिमी हिंदी भाषा। अब ये पश्चिमी हिंदी भाषा क्या है? तो जो भारत के पश्चिमी इलाकों में प्रचलित हुई है और अलग अलग बोलियां इसकी भी हैं। और कौन कौन सी बोलियां हैं? देखो बेटा, ये है कौन सी? कौरवी। और कौरवी को ही कहा जाता है क्या? खड़ी बोली। क्यों बोला जाता है कौरवी को खड़ी बोली? क्योंकि ये अब मानक बन चुका है, स्टैंडर्ड की हिंदी का अर्थ हो गया है क्या? खड़ी बोली। ठीक है। दूसरी है बेटा पश्चिमी हिंदी की बांगरू, जो बोली जाती है बेटा कहां पर? हरियाणवी या हरियाणा क्षेत्र की जो हिंदी है उसका जो एक्चुअल बोली है वो बोली कहलाती है कौन सी? बांगरू। ठीक है। फिर है बेटा क्या? ब्रज भाषा, जो मथुरा वृंदावन वाले क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। ठीक है। कन्नौजी, यूपी का कन्नौज वाला इलाका हो गया। और बुंदेली, ये हमारे क्षेत्र की भाषा है। कौन सी बेटा? बुंदेली। लेकिन बुंदेली किस उपभाषा का हिस्सा है? तो बेटा ये पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है क्या? बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी कौरवी अर्थात खड़ी बोली, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। दूसरी है बांगरू, जो कि हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी ब्रजभाषा, चौथी कन्नौजी और पांचवी बुंदेली। ठीक है। मुख्य क्षेत्र क्या हो गया बेटा? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाके। ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी भी क्लियर हो गई आपकी और पश्चिमी हिंदी भी क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं बेटा हिंदी की तीसरी उपभाषा, और यह है बेटा कौन सी? पूर्वी हिंदी। हिंदी की तीसरी उपभाषा कौन सी है बेटा? पूर्वी हिंदी। ठीक है। अब पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हो गई? तो बेटा ये अवधी कहां पर बोली जाती है? अयोध्या वाले क्षेत्र, अयोध्या लखनऊ वाला जो इलाका है, अवध क्षेत्र जो है, वहां की भाषा हो गई कौन सी? अवधी। फिर बघेली, ये हमारे रीवा सतना क्षेत्र में बोली जाती है, एमपी के। ठीक है। और फिर हो गई बेटा छत्तीसगढ़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है। ठीक है। कौन सी हो गई? ये पूर्वी हिंदी की। और कौन कौन से क्षेत्र हो गए बेटा इसके? तो ये हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये इसके विभिन्न इलाके हो गए या क्षेत्र हो गए जहां पर ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है। तो चौथी उपभाषा है बेटा वो है कौन सी? बिहारी हिंदी। हिंदी की जो चौथी उपभाषा है बेटा वो है कौन सी? बिहारी हिंदी। ठीक है। ऑब्वियसली कहां बोली जाएगी? तो ये बोली जाएगी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के इलाकों में सबसे ज्यादा। ठीक है। अब हम इसकी बोलियां देखते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा भोजपुरी का, नाम सुना होगा आपने मगही का, नाम सुना होगा आपने मैथिली का। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहारी हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं। कौन कौन सी बेटा? भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। ठीक है। और क्षेत्र कौन कौन से हो गए बेटा? बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। हिंदी की जो पांचवी उपभाषा है बेटा वो है कौन सी? पहाड़ी हिंदी। और ये जो पहाड़ी हिंदी ऑब्वियसली बेटा ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही बोली जाएगी। ठीक है। तो इसकी बोलियां कौन कौन सी हो गई? तो इसकी बोलियां है बेटा कुल्लई, जो कुल्लू मनाली वाले इलाके में बोली जाती है हिंदी भाषा, वो कहलाती है क्या? कुल्लई। ठीक है। कुमायूनी और गढ़वाली, कुल्लई, कुमायूनी और गढ़वाली ये विभिन्न बोलियां हैं। और इसके मुख्य क्षेत्र हो गए बेटा पहाड़ी इलाके ही हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिंदी की जो पहली उपभाषा है बेटा वो है राजस्थानी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, तीसरी है पूर्वी हिंदी,
चौथी है बिहारी हिंदी और पांचवी है पहाड़ी हिंदी। क्लियर है? ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब जो अपन ने अलग अलग बोलियां पढ़ी हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण बोलियां हैं, ठीक है, उसका परिचय हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली हमारी जो बोली है वो है कौरवी बोली या खड़ी बोली, जिसको हम हिंदी का मानक रूप मानने लगे हैं। किसे? कौरवी बोली को या खड़ी बोली को। इसका मूल नाम कौरवी है, मतलब हम जो खड़ी बोली बोलते हैं उसका जो एक्चुअल नेम है बेटा वो क्या है? उसका एक्चुअल नेम है कौरवी, जिसके साहित्यिक भाषा बनने के बाद कौरवी का नाम खड़ी बोली पड़ा। इसमें साहित्य की बहुत ज्यादा रचना होने लगी और ये जो कौरवी, मुख्य कौरवी बोली थी वो कन्वर्ट हो गई बेटा किसमें? कौरवी बोली ही कहलाने लगी अब खड़ी बोली, क्योंकि साहित्य का बहुत ज्यादा मात्रा में यहां सृजन हुआ। खड़ी से अर्थ है खरी, अर्थात शुद्ध या ठेठ हिंदी बोली। खड़ी बोली अनेक नामों से जानी जाती है, अभिहित की गई है, जैसे हिंदुई, हिंदवी। इसी का ही एक और नाम मिलता है बेटा दक्षिणी, दखनी या दकनी। इसी को ही कहा गया है बेटा रेखता, हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी। ठीक है, कौरवी या खड़ी बोली के हमें विभिन्न नाम मिलते हैं, उनमें से ये कुछ प्रचलित नाम हैं, लेकिन आम जनता इस बोली को खड़ी बोली ही कहती है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे वर्नेक्युलर हिंदुस्तानी कहा है। वर्नेक्युलर हिंदुस्तानी इसीलिए भी कहा गया है बेटा इसके लिए क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा मात्रा में इसी बोली का प्रयोग होता है। कौन सी बेटा? खड़ी बोली। लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है बेटा? कौरवी। ठीक है, जिस समय मुस्लिम इस देश में आकर बस गए, मध्यकाल की बात है, कासिम भारत आया कासिम के बाद गजनवी और फिर गौरी, और इनके साथ बहुत सारी मुस्लिम जनता का प्रवेश भारत में हुआ। ठीक है, तो उनकी तो अलग अलग भाषाएं थी बेटा। कहना चाहिए कि कासिम जो है अरब से आया था तो वो लोग अरबी थे। ठीक है, फिर ये लोग जो गजनवी और गौरी आए तो उनके साथ जो भाषा लेकर ये लोग साथ में आए वो तुर्की भाषा थी। ठीक है, तो मुसलमान जब भारत में आकर बस गए उस समय उन्हें यहाँ की कोई एक भाषा तो ग्रहण करना ही थी जिससे कि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। ठीक है, वे प्रायः दिल्ली और उसके पूर्वी प्रांतों में ही अधिकतर बसे थे। कहां पर आकर बस गए थे बेटा मुस्लिम? दिल्ली और उसके आसपास के विशेषतः पूर्वी इलाकों में आकर ये बस गए थे। और ब्रज भाषा तथा अवधी भाषाएं जो उस इलाके में बोली जाती थी, कौन कौन सी बोली जाती थी बेटा? ब्रज भाषाएं और अवधी भाषाएं क्लिष्ट होने के कारण अपना नहीं सकते थे, क्योंकि ये भाषाएं कठिन थी और जटिल भी थी, इसलिए मुस्लिम जो दूसरी भाषा बोलते थे वो इसे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया बेटा? मेरठ और उसके आसपास में बोली जाने वाली कौरवी बोली को ग्रहण कर लिया। ठीक है, ब्रिज भाषा और अवधी भाषा तो क्लिष्ट थी, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्र में मेरठ आता था, मेरठ में चलती थी कौन सी? कौरवी बोली, और कौरवी बोली अपेक्षाकृत सरल पड़ती थी, इसलिए कौरवी बोली को इन्होंने ग्रहण कर लिया और उसका नाम रख दिया गया क्या बेटा? खड़ी बोली। खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में मेरठ में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, रामपुर में, सहारनपुर में, देहरादून में और अंबाला जिलों में आज भी बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो गए बेटा कौन से? खड़ी बोली के। और इसी क्षेत्र को कहना चाहिए, इसी क्षेत्र की बोली को अब मानक हिंदी माना जाने लगा। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। कहाँ की बेटा? मेरठ की खड़ी बोली मानी जाती है आदर्श और मानक भाषा के रूप में। खड़ी बोली को भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में ही स्वीकृत किया है। इसको याद रखना है बेटा आपके लिए कि हमारी जो राजभाषा है, जो हमारी संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा है, ठीक है, वो हिंदी भाषा की खड़ी बोली ही है।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे मानक हिंदी होने का गौरव भी प्राप्त है। मानक भाषा बेटा वो होती है जिससे कहना चाहिए कि सरकारी कामकाज संचालित होता है, उसे दर्जा दिया जाता है बेटा काय का, मानक भाषा का। ठीक है, तो इसी खड़ी बोली को ही हमारे यहाँ दर्जा प्राप्त है बेटा काय का, मानक हिंदी का। इसका साहित्यिक गद्य के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू जी लाल ने अपनी कृति प्रेम सागर में किया था। तो इसको भी याद रखना है बेटा आपके लिए कि साहित्यकार थे बेटा कौन, लल्लू जी लाल। उन्होंने अपनी कृति प्रेम सागर में सबसे पहले प्रयोग किया था बेटा किसका, खड़ी बोली का। क्लियर है। अब ये इतना अपन ने पढ़ा बेटा किसके विषय में, कौरवी बोली या खड़ी बोली के बारे में। क्या थी बेटा ये कौरवी बोली या खड़ी बोली? मेरठ के आसपास की भाषा थी। इसे सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि मुस्लिम जनता ने ग्रहण किया था, और क्योंकि उनका प्रशासन रहा था इसलिए इससे दर्जा मिल गया काय का, मानक भाषा का या मानक हिंदी के रूप में। अब अपन बात करते हैं बेटा ब्रज भाषा की। ठीक है, मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है कौन सी, ब्रज भाषा। तो इसका केंद्र स्थल आगरा और मथुरा है। किसका बेटा, ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का केंद्र क्या है बेटा, आगरा और मथुरा है। यह कृष्ण भक्ति की एकमात्र भाषा है, मतलब कृष्ण जी के बहुत से जो भजन हैं वो इस भाषा में लिखे गए हैं। पुष्टि मार्ग के कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण लीला गान किया है। ठीक है, तो सूरदास ने भी अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें अधिकतर प्रयोग किया है किसे, ब्रज भाषा को, जो कि कृष्ण जी की भक्ति की एकमात्र भाषा है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखे थे शौरसेनी अपभ्रंश क्या होता है बेटा। तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति भी कहां से हुई है बेटा, तो ये हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी साहित्य के मध्यकाल अर्थात भक्ति काल और रीति काल में इस भाषा में पर्याप्त साहित्य रचा गया। एक्चुअली जब भारत में बेटा मध्यकाल चल रहा था तो वही टाइम हिंदी भाषा का भक्ति काल भी था, और इस भक्ति काल में बेटा सबसे ज्यादा साहित्य जो रचा गया था वो ब्रज भाषा में रचा गया था। उस काल में अवधी और ब्रज में ही मुख्यतः रचना होती थी, अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में ही बेटा ये रचनाएं होती थी। लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। तो याद रखना है बेटा इसको, जो पूरा का पूरा रीतिकालीन साहित्य है वो किस में रचा गया है बेटा, तो ये रचा गया है ब्रज भाषा में। इसीलिए इसे हिंदी के रूप में स्वीकृति मिली थी। किसे बेटा, ब्रज भाषा को एक्चुअल हिंदी के रूप में स्वीकृति मिली थी, और विशेष महत्व मिलने के कारण ही इसे ब्रज बोली नहीं अपितु ब्रज भाषा कहा जाता है। इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि कहना चाहिए कि है तो ये क्षेत्रीय भाषा, और क्षेत्रीय भाषा है तो फिर इसे बोली बोलना चाहिए, ब्रज बोली, लेकिन बोली नहीं बोला जाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य का सृजन हुआ है। इसीलिए क्षेत्रीय भाषा होने के बावजूद भी यह ब्रज बोली के स्थान पर ब्रज भाषा कहलाती है। ठीक है, यहां एक बात को और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ब्रज बोली और ब्रज भाषा ये दो अलग अलग भाषाओं के नाम हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ये जो भाषा है ना ब्रज बोली, ये बंगाल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी, ब्रज बोली। बंगाल क्षेत्र में जो भक्ति साहित्य लिखा गया है वो ब्रज बोली भाषा कहलाती है, जबकि जो ब्रज भाषा है ये तो मथुरा क्षेत्र की भाषा है। ब्रज बोली उस काव्य भाषा का नाम है जिसका उपयोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों अर्थात मिथिला, बंगाल, असम, उड़ीसा के भक्ति कवि प्रधान रूप से कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के लिए करते रहे हैं। ठीक है, तो उस समय के भक्ति काल के जो कवि थे उन्होंने पूर्वी भारत में जो कृष्ण जी के भक्ति काल की रचनाएं की थी बेटा वो करी थी ब्रज बोली भाषा में।
और ब्रिज भाषा तो यूज होती थी कहां पर बेटा, मथुरा और वृंदावन वाले इलाकों में। इस शब्द का प्रयोग अभी तक केवल बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त की रचना में ही मिलता है। किसका बेटा, ब्रिजबुली का। ब्रिजबुली को पुरानी बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिजबुली को पुरानी बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, केशवदास, बिहारी, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर और रसखान आदि इन्होंने यूज किया है बेटा किसका, ये रीतिकालीन कवि है और इन्होंने यूज किया था किसका, ब्रिजबुली का। रीतिकालीन के प्रसिद्ध कवि देव की भाषा शुद्ध ब्रिज भाषा है। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में ब्रिज की बलवती भूमिका रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया है उसमें मेजॉरिटी साहित्य किसमें लिखा गया है बेटा, ब्रिज भाषा में। तुलसीदास जी ने भी अपनी कुछ रचनाएं ब्रिज भाषा में लिखी हैं, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका आदि। ये रचनाएं किसमें लिखी गई हैं बेटा, ब्रिज भाषा में। अब अपन बात करते हैं बेटा, दो भाषाएं अपन ने देख ली। एक कौन सी भाषा है, सबसे पहली थी कौरवी, दूसरी थी बेटा कौन सी, ब्रिज भाषा, और तीसरी भाषा हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वह है कौन सी, अवधी भाषा। ठीक है, तो अवधी अर्थात अयोध्या क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम क्या हुआ बेटा, अवधी हुआ। क्योंकि ये कहां पर यूज होती थी बेटा, अयोध्या क्षेत्र में यूज होती थी, इसलिए नाम पड़ा इसका क्या, अवधी। तुलसीदास जी कृत अवधी भाषा में लिखा गया सुप्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपनी कृति पद्मावत इसी बोली में लिखी है। ठीक है, तो तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है या किस बोली में है बेटा, अवधी बोली में है। इसके अलावा मध्यकाल के कुछ अन्य बेटा रचनाकार थे, जैसे मुल्ला दाऊद, इन्होंने चंदायन लिखी, कुतुबन ने मृगावती लिखी, उस्मान ने चित्रावली लिखी। ये सारी जो ग्रंथ हैं ये सब किसमें लिखे गए हैं बेटा, अवधी भाषा में। भारत के बाहर फिजी क्षेत्र में अवधी बोलने के लिए या अवधी भाषा बोलने वालों की बहुत अधिक संख्या है। कहां पर बेटा, फिजी में। जागनिक द्वारा रचित वीर रस प्रदान आलाह खंड को अवधी की प्रथम रचना या काव्य कृति भी माना गया है। किसे बेटा, आलाह खंड को। इसके बाद है बेटा कौन सी, भोजपुरी भाषा या भोजपुरी बोली। ठीक है, तो भोजपुरी निश्चय ही बिहारी हिंदी का सबसे विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त रूप है। ठीक है, जो बिहारी भाषा है, बिहारी भाषा का जो सबसे विस्तृत क्षेत्र में स्वरूप प्रयोग में आता है वह है बेटा कौन सा, भोजपुरी। भोजपुर बिहार का एक चर्चित स्थान भी है, इसी के नाम पर इसे भोजपुरी कहते हैं। इसका केंद्र बिहार का भोजपुर ही रहा है। इसके प्रयोग क्षेत्र बनारस, जौनपुर, ये यूपी के इलाके हो गए, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बेटा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की प्रमुख भाषा है बेटा कौन सी, भोजपुरी। अर्थात उत्तर प्रदेश का पूर्वी और बिहार के पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है, जो कि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक है। मतलब जितनी भी बोलियां बेटा अपन ने पढ़ी हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग जिस हिंदी बोली को बोलते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा होती है बेटा किसकी, भोजपुरी की।
भोजपुरी की लिखित साहित्य नहीं के बराबर है। इसका मतलब यह है बेटा कि जो लिखित साहित्य है वो सबसे कम सृजित हुआ है किसमें, भोजपुरी भाषा में, लेकिन सबसे अधिक फिल्में बनी हैं बेटा किसकी, भोजपुरी भाषा की। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है किसे बेटा, भिखारी ठाकुर के लिए। भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फिल्में भी बनती हैं, ठीक है। आज भी जो है भोजपुरी भाषा की फिल्में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो हिंदी में सबसे ज्यादा मात्रा में बोली जाने वाली बोली है कौन सी बेटा, भोजपुरी। ऐसी ही बेटा एक और हिंदी की बोली है कौन सी, मैथिली। तो मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों में और नेपाल की तराई वाले क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। मतलब उत्तरी बिहार और नेपाल के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है बेटा कौन सी भाषा, मैथिली। मिथिला क्षेत्र की भाषा होने के कारण इसे मैथिली नाम दिया गया है। मैथिली भारत में मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आदि ये जितने भी इलाके हैं उत्तरी बिहार क्षेत्र के, वहां पर बोली जाने वाली भाषा है बेटा कौन सी, मैथिली। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली को संथाली, बोडो और डोंगरी के साथ 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं बेटा, 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ी गई। जिस प्रकार ब्रिज भाषा को सूरदास ने, अवधी भाषा को तुलसीदास ने, उसी प्रकार विद्यापति ने मैथिली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, ठीक है। तो विद्यापति वो पहले कहना चाहिए कि कवि थे जिन्होंने मैथिली भाषा का साहित्य में प्रयोग किया और उसे चरम पर पहुंचाया। अब बेटा अपन ने देखा कि हिंदी भाषा की ये जो प्रमुख बोलियां थी, अपन ने पढ़ा कौरवी बोली, उसके बाद अपन ने पढ़ा ब्रिज भाषा, फिर अपन ने पढ़ा अवधी भाषा, फिर भोजपुरी, उसके बाद मैथिली। अब अपन बेटा थोड़ा अध्ययन करते हैं किसका, देवनागरी लिपि का। ये देवनागरी लिपि क्या है, तो बेटा उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, ठीक है। ये तो अपन पढ़ते हुए आए हैं, लेक्चर 1 में अपन ने पूरा भाषा ही देखा है कि जो कहना चाहिए कि मौखिक स्वरूप होता है काय का, विचार या भाव का, उसको हम कहते हैं क्या, भाषा। जबकि उसका जो लिखित स्वरूप है, ठीक है, या जब हम भी लिखित स्वरूप, लिखित माध्यम की सहायता से अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। तो भाषा का ही लिखित स्वरूप होता है बेटा क्या, लिपि। तो जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है बेटा उसका नाम क्या है, देवनागरी लिपि। हम हिंदी जिस लिपि में लिखते हैं, या ये पूरा का पूरा स्लाइड जिस लिपि में लिखा गया है, वो लिपि कौन सी है बेटा, वो लिपि है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है बेटा कहां से, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि थी। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी की देवनागरी का ही नहीं बल्कि गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के साथ साथ इस ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है बेटा क्या क्या, गुजराती, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। मतलब वैदिक आर्यों ने जब संस्कृत लिखी थी ना, तो संस्कृत को लिखने के लिए वे लोग काय का यूज करते थे बेटा, ब्राह्मी लिपि का।
गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए। मतलब ब्राह्मी जो लिपि है वो गुप्त काल की शुरुआत में दो भेदों में विभाजित हुई। एक कहलाई बेटा क्या, उत्तरी ब्राह्मी, और एक कहलाई दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से बनी क्या क्या, तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, फिर बनी कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि आदि का विकास हुआ। कैसे हुआ बेटा ये पूरा का पूरा विकास? तो ये विकास हुआ बेटा कहां से, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से। और उत्तरी ब्राह्मी लिपि से बेटा उत्तर भारत की भाषाओं की लिपि बनी, और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से दक्षिण, कहना चाहिए भारत की भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी लिपि लगभग चलती थी ये बेटा 350 ईस्वी के समथिंग, ठीक है। फिर जब गुप्त काल में गुप्त लिपि 4वीं व 5वीं सदी तक चली, ठीक है, वो कन्वर्ट हुई बेटा किसमें, कुटिल लिपि में। कब से, 8वीं से 9वीं सदी तक। यही कुटिल लिपि जो है दो क्षेत्रों में विभाजित हुई बेटा। एक हुई कौन सी, नागरी लिपि, और एक हुई कौन सी, शारदा लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि। कुटिल लिपि विभाजित हुई नागरी में, और एक विभाजन उसका हुआ शारदा लिपि में। और शारदा लिपि से ही बनी बेटा कौन सी, गुरुमुखी लिपि, जिसमें लिखी जाती है क्या, पंजाबी। फिर बनी बेटा क्या, कश्मीरी लिपि। लहंदा लिपि ये पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में चला करती थी। और एक बनी क्या, टाकरी लिपि। ये किससे, शारदा लिपि से बनी। शारदा लिपि बनी कुटिल लिपि से, कुटिल लिपि गुप्त लिपि से, और गुप्त लिपि उद्भवित हुई ब्राह्मी लिपि से। अब ये जो नागरी लिपि है उसके विषय में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं 9वीं सदी ईस्वी से आरंभ हुआ। 8वीं 9वीं सदी का मतलब है बेटा 701 से 899 ईस्वी के बीच प्रयोग शुरू हुआ बेटा किसका, नागरी लिपि का। 10वीं से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तर भारत की आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। मतलब 8वीं 9वीं सदी में बेटा जो नागरी लिपि चलती थी उसी का परिवर्तित रूप आज हम उत्तर भारत में विभिन्न भाषाओं की लिपियों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसकी भी दो शाखाएं मिलती हैं, एक पश्चिमी नागरी मिलती है बेटा और एक मिलती है पूर्वी नागरी। एक पश्चिमी नागरी और एक पूर्वी नागरी। पश्चिमी शाखा की सबसे प्रमुख लिपि कौन सी है बेटा, देवनागरी लिपि। जो इसकी पश्चिमी शाखा है उसकी जो सबसे प्रमुख लिपि है वो कौन सी लिपि है, देवनागरी। नागरी लिपि किसमें विभाजित है, तो ये विभाजित है किसमें, पश्चिमी शाखा में और पूर्वी शाखा में। तो इसकी जो पश्चिमी शाखा है उसी से बनी है बेटा देवनागरी लिपि। राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी, ये विभिन्न लिपियां और कहीं से नहीं बनी, कहां से उद्भवित हुई हैं, पश्चिमी शाखा से। इसी प्रकार से पूर्वी शाखा से बांग्ला लिपि बनी, आसमिया बनी और उड़िया बनी। लेकिन सबकी सब कहां से निकली हैं, नागरी लिपि से। और नागरी लिपि कुटिल लिपि, कुटिल लिपि गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि कहां, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी लिपि में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे अपन लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। और यह एक वैज्ञानिक लिपि है। जो हमारी देवनागरी लिपि है बेटा वो कैसी है, एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। स्वर और व्यंजन को सम्मिलित करके लिखे जाने की व्यवस्था है बेटा किसमें, देवनागरी लिपि में। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है, पर देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। ठीक है, तो बेटा ये विशेषता है किसकी, देवनागरी लिपि की, कि इसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम स्वर और व्यंजनों को साथ में मिलाकर लिख सकते हैं।
यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था की गई है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, परंतु यदि हम बात करें बेटा किसकी, उर्दू की, तो उर्दू एक प्रकार की फारसी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन भारत की अधिकांश भाषाएं, अधिकांश लिपियां, जिसमें से एक प्रमुख है देवनागरी लिपि, ये कैसे लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर। अब विश्व की कुछ भाषाएं और उनकी प्रमुख लिपियां, जैसे हम बात करें हिंदी की, संस्कृत की, मराठी की, नेपाली की और बोडो की, ये सारी की सारी भाषाएं लिखी जाती हैं बेटा किसमें, देवनागरी लिपि में। इसी प्रकार से बेटा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश और मीजो, ये सब लिखी जाती हैं बेटा किसमें, रोमन लिपि में। पंजाबी भाषा लिखी जाती है बेटा गुरुमुखी लिपि में। उर्दू, अरबी व फारसी भाषाएं लिखी जाती हैं बेटा फारसी लिपि में। रूसी, बुल्गारियन, चेक गणराज्य व रोमानियन जो भाषाएं हैं बेटा ये लिखी जाती हैं रशियन में, रशियन लिपि में। जो बांग्ला भाषा है बेटा वो लिखी जाती है किसमें, बांग्ला लिपि में। उड़िया भाषा उड़िया लिपि में और आसमिया भाषा आसमिया लिपि में। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा जिसके विषय में आपको याद रखना है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मुख्य रूप से हमने जो समझा है वो बोली, उपभाषा या विभाषा और भाषा के बीच में अंतर समझा है, और हिंदी की जो अलग अलग भाषाएं और बोलियां हैं उसके विषय में हमने समझा है, ठीक है। इसके अलावा भी बेटा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।